तो आइए शुरू करते हैं इस समरी को जिसका नाम है मनी मैनेजमेंट स्किल्स, जिसे लिखा है माइकल फिंक ने। इस समरी की अगर बात की जाए तो मनी मैनेजमेंट का मतलब पैसा बचाना नहीं है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि पूरी जिंदगी सिर्फ यही सोचते हैं कि खर्चे को कैसे कम किया जाए। पैसे को मैनेज करने का मतलब है उसे समझना। इसका मतलब ये भी जानना है कि सेव कैसे करें, इन्वेस्ट कैसे करें और किस चीज पर खर्च करें। तो यहाँ पर ऑथर आपको ऐसे जरूरी लेसन सिखाएंगे जिससे कि आप जान पाएंगे कि बजट कैसे बनाया जाए और अपनी रिटायरमेंट के बाद पूरी दुनिया कैसे घूमी जाए। इस समरी की हेल्प से आप अपने प्रेजेंट को एंजॉय कर पाएंगे और फ्यूचर को प्लान कर पाएंगे। तो आइए मनी मैनेजमेंट की इस जर्नी को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि मनी को मैनेज कैसे करना है। सबसे पहला चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग योर फाइनेंशियल ब्रेन, यानी कि पैसे संभालने की कला में महारत हासिल करने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि ऐसे प्रोडक्ट्स कैसे बनाए जो आसानी से बिक सके, अपना पैसा कम रिस्क पर कैसे इन्वेस्ट करे और अपने टैक्स को कैसे कंट्रोल में रखे। आपको ये भी समझना होगा कि पैसे के मामले में हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। कभी कभी एक फाइनेंशियल डिसीजन आपकी जिंदगी को संवार भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल डिसीजन हमारे ब्रेन का कॉन्शियस पार्ट लेता है। ब्रेन का ये हिस्सा कंट्रोल में रहता है और समझदारी से काम करता है। लेकिन रिसर्च ये कहती है कि ये सारे फाइनेंशियल डिसीजन हमारे ब्रेन का इमोशनल पार्ट लेता है। इसीलिए आपके ज्यादातर फाइनेंशियल स्टेप्स रिस्की होते हैं क्योंकि उन्हें इमोशंस कंट्रोल करते हैं। लॉस अवर्जन यानी नुकसान से बचने की कोशिश या नुकसान का डर एक ऐसा इमोशनल प्रॉब्लम है जो आपके और आपकी फाइनेंशियल आजादी के बीच में दीवार की तरह खड़ा होता है। बहुत सा पैसा खोने पर जो दर्द फील होता है ना, उसे लॉस अवर्जन कहते हैं। और इस दर्द से बचने के लिए हम बिना सोचे समझे डिसीजन लेते हैं। जैसे कि डर की वजह से हम अपनी कंपनी या घर बेच देते हैं। तो ऐसे डिसीजन में हमेशा डर और दर्द शामिल होता है, ना कि लॉजिकल थिंकिंग। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए हमें सबसे पहले तो उन्हें समझना होगा। लेकिन इसके लिए सिर्फ नॉलेज होना ही काफी नहीं है। सबसे कारगर स्टेप है, सबसे कमाल का स्टेप है कि आप अपनी बुरी आदतों को बदले। अरे मतलब मनी मैनेज करने के लिए भी हमें आदतें बदलनी होगी। बिल्कुल। जैसे कि रिसर्च से ये साबित हुआ है कि जब एक सीईओ को बिजनेस मिलता है तो वो उसे अपने चेकिंग अकाउंट में डाल देता है। ऐसा करने से सीईओ इस पैसे को एक नए इन्वेस्टमेंट या एक महंगी चीज खरीदने में खर्च कर देगा। सीईओ पैसा खर्च करने से अपने आप को नहीं रोक पाएगा। इसलिए समझदारी वाला फैसला यही होगा कि उसे अपना बोनस सेविंग अकाउंट में डाल देना चाहिए। जब सीईओ को अपने सेविंग अकाउंट से खर्चा करना होगा तो उसके पैसों को उसके चेकिंग अकाउंट में ट्रांसफर होने में कुछ दिन लगेंगे। तो यही कुछ दिन उसके काम आएंगे। इन दिनों में सीईओ अपने फैसलों पर दोबारा सोच सकता है, जैसे कि एक नई चमचमाती कार का मजा भी कुछ दिनों का ही होता है। इसलिए सीईओ के लिए वो कम अट्रैक्टिव हो जाएगा। कभी कभी लोग ना ऐसी इन्वेस्टमेंट पे पैसा लगाते हैं जिसका फेल होना लगभग तय ही होता है। अगर ऐसे बड़े फैसले लेने से पहले कुछ दिन आप इसके बारे में सोचते हैं तो आप अपने हर छोटे स्टेप को जान पाएंगे। ऐसा करने से आप खुद को बड़ी गलतियां करने से रोक सकते हैं। अब जब हम ये जान ही गए हैं कि हमारे फाइनेंशियल फैसलों के पीछे हमारा इमोशनल कारण शामिल होता है, तो अब हम इसे बदल सकते हैं। जब भी आप किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस जाए तो कुछ देर आप इसके बारे में ध्यान से सोचिए कि आखिर क्या करना चाहिए। अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण डरे हुए हैं तो अपने डर को कम करने के लिए बिना सोचे समझे डिसीजन ना ले। याद रखिए कि कुछ भी करने से पहले सोचिए। तो ये था फर्स्ट चैप्टर। अगले चैप्टर में हमें क्या सोचना है, क्या करना है, वो भी जान लेते हैं। मैनेजिंग मनी विद लाइफ साइकिल थ्योरी, यानी कि ये एडवाइस आपको कई लोगों से सुनने को मिलेगी कि अपनी इनकम का 10% तो आपको बचाना ही चाहिए। लेकिन स्टडीज बताती है कि इनकम का सिर्फ 10% बचाने से कोई गारंटी नहीं है कि आप अमीर बन सकते हैं, बल्कि आप फ्यूचर जिसका कोई भरोसा नहीं है के लिए बचाने के चक्कर में आज की खुशियों का गला दबा रहे होंगे। लाइफ साइकिल थ्योरी बताती है कि आपको हर उस चीज पर पैसा खर्च करना चाहिए जो आपको प्रेजेंट में खुशी देती है। उसके बाद अगर आपके फ्यूचर में इनकम बढ़ती है, फिर आपको रिटायरमेंट के लिए सेविंग शुरू करनी चाहिए। सेविंग आपकी लाइफ का पर्पस नहीं होना चाहिए। अगर आप फ्यूचर को लेकर के डरते रहेंगे कि आगे क्या होगा, तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। पैसा आपको खुश रखने के लिए बनाया गया है, इसीलिए बेहतर होगा कि आप इसे एंजॉय करें। अगर आप अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखें तो आप जानेंगे कि यही सेम पैटर्न सभी पर अप्लाई होता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पास कम पैसे होते हैं, हमें पढ़ाई या घूमने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। जब हम अपनी कॉलेज की डिग्री खत्म करते हैं तब हम एक ऐसी जॉब ढूंढते हैं जो हमें अच्छी सैलरी दे सके। जो इंसान अपनी एजुकेशन पूरी करने के लिए पैसा उधार लेता है उसे एक बेहतर जॉब मिलने के चांस ज्यादा होते हैं। अगर आप 25 साल के हैं और एक साल में $40,000 कमाते हैं तो आपको पैसा सेव करने का मन करेगा। लाइफ साइकिल थ्योरी कहती है कि साल के $40,000 सेव करने के लिए ही काफी नहीं है, बल्कि आप खर्च कीजिए और जिंदगी को एंजॉय कीजिए, क्योंकि अभी आपकी उम्र ही क्या है। अगर यही इंसान साल के $40,000 से ज्यादा कमाने लगे तो उसे रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाना शुरू कर देना चाहिए। अगर उसकी प्रमोशन हो जाती है और वो दुगना पैसा कमाने लगता है तो उसे अपने लोन या उधार चुकाने चाहिए और सेविंग्स शुरू करनी चाहिए। स्टैंडर्ड रूल तो यही है कि जब आप यंग हैं तो पैसा कम बचाइए और जिंदगी का मजा लीजिए। फिर जैसे जैसे आप बड़े होने लगे और ज्यादा पैसा कमाने लगे तो अपने रिटायरमेंट प्लान के बारे में सोचिए। लाइफ साइकिल थ्योरी आपको अपने पैसे से लाइफ को एंजॉय करना सिखाती है।
आपका गोल एक मिलेनियर बनने का नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको ये मानना चाहिए कि जिंदगी छोटी सी ही तो है, इसलिए आपको फ्यूचर की चिंता किए बिना एंजॉय करना चाहिए। चलिए, इस चैप्टर में तो हमें थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया है, ज्यादा प्रेशर नहीं है। लेकिन अगला चैप्टर क्या कहता है वो भी जानते हैं। बेसिक इन्वेस्टमेंट, कीप इट सिंपल। मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच करके लोग घबरा जाते हैं। कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन क्योंकि फ्यूचर को बिल्कुल एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, तो वो किसी भी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने से डरते हैं। इन्वेस्टमेंट अलग अलग तरह के होते हैं। पहला, आप लिक्विड एसेट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिक्विड एसेट रिस्की नहीं होते हैं, क्योंकि ये वो एसेट है जिन्हें जब भी आपको पैसों की जरूरत हो आप बेच सकते हैं। जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी में आप इस एसेट को बेचकर अपने पैसों की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। लिक्विड एसेट सेफ होते हैं, लेकिन टाइम के साथ इनकी वैल्यू बढ़ती नहीं है। साथ ही लिक्विड एसेट अट्रैक्टिव भी होते हैं, क्योंकि आप इसे जल्दी से पैसों में बदल सकते हैं और कभी भी आपको पैसों की जरूरत आन पड़े तो आप इन्हें तुरंत बेच सकते हैं। इनके मुकाबले अगर आप बॉन्ड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि आप बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाएं, लेकिन उनके साथ रिस्क भी उतना ही ज्यादा जुड़ा होता है। जैसे कि सोचिए, आपके पास $1000 है और आपने ये पैसे गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा दिए। सिचुएशन को स्टडी करने से आपको लगता है कि अगले 30 साल में ये $5000 बन जाएंगे। अब मानिए कि अभी आप 40 साल के हैं, जब आपको थोड़ा प्रॉफिट आना शुरू होगा आप लगभग 70 साल के हो जाएंगे। आपका पैसा अपनी शुरुआती रेट से 5 गुना बढ़ जाएगा। अब मानिए कि आपने गवर्नमेंट बॉन्ड के बजाय स्टॉक्स लेने का सोचा। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होने के 50-50 चांस होते हैं। आपको $2500 भी मिल सकते हैं या $20000 भी मिल सकते हैं। तो मार्केट को स्टडी किए बिना स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना आपको भारी पड़ सकता है। ज्यादातर लोग सक्सेसफुल कंपनीज में पैसा लगाने की गलती करते हैं। ऐसी कंपनीज टाइम के साथ नीचे जाने लगती हैं, यानी अंडर परफॉर्म करने लगती है। इसके बजाय आपको एक ग्रोइंग यानी बढ़ती हुई कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आप फ्यूचर में बड़ा प्रॉफिट कमा सके। नए इन्वेस्टर्स की दूसरी गलती ये होती है कि उन्हें तुरंत से प्रॉफिट चाहिए होता है। कुछ इन्वेस्टर्स ये भूल जाते हैं कि उन्हें लॉस भी तो हो सकता है, इसलिए वो इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं और अगर वो फेल हो जाते हैं तो वो हार मान करके पीछे हट जाते हैं। वैसे एक समझदार इन्वेस्टर बनने के लिए आपको डाइवर्सिफिकेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका मतलब है लिक्विड एसेट और इन्वेस्टमेंट दोनों में इन्वेस्ट करना। अगर आपने रिस्क लिया और पैसा खोया तो आपके पास अपना कर्ज चुकाने के लिए लिक्विड एसेट्स तो है ही। एक इन्वेस्टर बनना रिस्की बिजनेस है, लेकिन ये ऐसा बिजनेस है जो आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। छोटी रकम से शुरू कीजिए, धीरे धीरे इसे बढ़ाते रहिए और अपनी गलतियों से सीखिए। इसी के साथ अगला चैप्टर है की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। आइए इसे समझते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप अमीर हैं तभी आपको अपना पैसा मैनेज करना आना चाहिए। मनी मैनेजमेंट का मतलब है कि जितना भी आपके पास है उसमें आप अपनी बेस्ट लाइफ एंजॉय कर सके। जी हाँ, आपको अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने की कोशिश बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन फ्यूचर के लिए पैसा बचाना सही डिसीजन नहीं है। जब आपकी इनकम बढ़ेगी फिर आप इन्वेस्टमेंट और सेव करने का सोच सकते हैं, लेकिन तब तक जिंदगी को एंजॉय करें। वैसे एक कॉमन टूल है जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जो है कैश। कुछ लोग सभी चीजों को तुरंत पैसा देकर खरीदते हैं। आप तुरंत पे करके वाजिब प्राइस पर कुछ भी खरीद सकते हैं। तो कैश आपके बिल्स और रोज की चीजों को खरीदने के लिए भी काम आता है। जब आपके पास बहुत सा पैसा हो तो कुछ पैसे को रोज की जरूरतों के लिए चेकिंग अकाउंट पे रखिए और बाकी सेविंग अकाउंट में। इस तरीके से आप सोच समझकर खर्च करेंगे। अगर आप सारा पैसा अपने चेकिंग अकाउंट में डाल देंगे तो साल के आखिरी तक आपके पास पैसा नहीं बचेगा। दूसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है स्टॉक्स और शेयर्स खरीदना। किसी भी कंपनी को अपने बिजनेस के लिए पैसा चाहिए होता है, इसलिए वो नए इन्वेस्टर्स को शेयर्स खरीदने का मौका देते हैं। इससे वो फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट में से अपना हिस्सा लेते हैं। आप स्टॉक मार्केट को ऐसे समझ सकते हैं जहां पर एक कंपनी नए सप्लाईज और बिजनेस को बढ़ाने के लिए दूसरों से पैसा उधार लेती है। जैसे ही ये कंपनी ग्रो करती है उसके और ज्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बिकते हैं। उससे होने वाला प्रॉफिट सभी इन्वेस्टर्स में बंटता है, उन लोगों में भी जिन्होंने स्टॉक मार्केट के जरिए उनके स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। इसीलिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये प्रॉफिट एक झटके में ही नहीं आएगा। कुछ कंपनीज को ग्रो करने में टाइम लगता है, तो भाई यहाँ पर आपको सब्र रखना होगा, क्योंकि एक बार जब कोई कंपनी सक्सेसफुल हो जाती है तो वो आपको अमीर बनने में हेल्प कर सकती है। और इसी के साथ अब आगे बात करते हैं अगले चैप्टर की, हाउ टू यूज क्रेडिट वाइजली। एक और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो बहुत ही फेमस हुआ है और वो है क्रेडिट कार्ड। बैंक अपने कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं, उसके बाद बैंक ट्रांसफर, लेट पेमेंट और एक्सचेंज पर यूजर से फीस चार्ज करके प्रॉफिट कमाते हैं। स्टडीज बताती हैं कि एक एवरेज अमेरिकन का हर दिन $1 क्रेडिट कार्ड की फीस में चला जाता है। एक क्रेडिट कार्ड हेल्प तो करता ही है, लेकिन इसमें आप फंस भी सकते हैं। जब आपके पास ऐसी चीज हो जिससे आप कभी भी कुछ भी खरीद सकते हैं, तो आप खर्च करने से पहले सोचते नहीं हैं। आप अपने कर्जे और फ्यूचर प्लान्स की चिंता भी नहीं करते हैं। क्रेडिट कार्ड आपको एक आशा की किरण तो जरूर दिखाता है। आपको लगता है कि आप जी भरकर पैसा खर्च कर सकते हैं और आपके पास उसे वापस करने का काफी सारा टाइम भी बचा है। अगर आप रोज ज्यादा पैसा खर्च करने की आदत डाल लेंगे तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। इससे डील करने का एक बेहतर तरीका है कि जब भी मौका मिले आपको क्रेडिट कार्ड का सारा बिल पे कर देना चाहिए।
अगर आपके पास कोई एसेट है तो आप उसे बेचकर क्रेडिट कार्ड का बिल भर सकते हैं, लेकिन अपना क्रेडिट कार्ड बिल पे करने के बाद अगर आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट सेट नहीं करेंगे तो आप फिर से नए कर्जे में दब जाएंगे। बेहतर होगा कि आप 1 या 2 क्रेडिट कार्ड ही रखें, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप बिना सोचे समझे खर्च करने के आदी हैं, तो आपको कम से कम क्रेडिट कार्ड रखना चाहिए और अपने क्रेडिट कार्ड का बैलेंस भी सेट करना चाहिए। और इसी के साथ अब टाइम आ गया है अपनी शॉपिंग की आदतों को कंट्रोल करने का। सिर्फ इसलिए कि आपको कुछ खरीदने का मन हो गया तो आप उसे खरीद ले, ये ठीक नहीं है। अगर आपके पास अपने क्रेडिट कार्ड बिल पे करने के लिए पैसे नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास कोई एसेट बेचने के लिए नहीं है तो एक ऐसा प्लान बनाइए कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा पे करना शुरू कर सके। आप अपने बैंक से मंथली पेमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। वैसे अपनी क्रेडिट कार्ड की आदतों को बदलना शुरू में ना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप एक एक स्टेप पर फोकस करेंगे तो आप खुद को क्रेडिट कार्ड के कर्जे से मुक्त कर सकते हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन। बहुत ही कम लोग एजुकेशन को इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखते हैं। कुछ लोगों को जब अच्छी जॉब नहीं मिलती तो उन्हें ये पछतावा भी होता है कि उन्होंने एजुकेशन पर इतने पैसे बर्बाद किए। लेकिन एजुकेशन जरूरी है। अगर आपको दूसरों से ज्यादा पैसे कमाने हैं तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। डिग्री लेने में भले ही आपके काफी पैसे खर्च हो, लेकिन ये पैसे ऐसी चीज पर खर्च हो रहे हैं जिसकी फ्यूचर में बहुत वैल्यू होगी। कभी कभी लोग गलत सब्जेक्ट ले लेते हैं, इसलिए उन्हें वो पढ़ना पड़ता है जो उन्हें पसंद नहीं है। इस वजह से उनके मार्क्स भी कम आते हैं और ग्रेजुएट होने के बाद भी उन्हें अपनी चुनी हुई फील्ड में काम करना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इससे पहले कि आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, आपको अपना मनपसंद फील्ड भी चुनना होगा ताकि आप फ्यूचर में अपना काम करना एंजॉय कर सके। दूसरी स्मार्ट चीज ये होगी कि आप जो भी सब्जेक्ट चुने वो थोड़ा सा टेक्निकल हो। किसी एक चीज में स्पेशलाइज करना यानी उसमें महारत करना हासिल करना महंगा तो हो सकता है, लेकिन जब आप कोई स्पेशल स्किल सीखते हैं तब सभी आपके साथ काम करना चाहेंगे। ग्रेजुएट होने के बाद आपको चुटकियों में जॉब मिल जाएगी। कुछ लोग मुश्किल सब्जेक्ट्स को नहीं सीख पाते तो वो साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स को चूज कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे स्टूडेंट्स का फ्यूचर ब्राइट नहीं होता। ये सब सिर्फ आपकी काबिलियत और आप उन्हें कैसे मार्केट करते हैं इस पर डिपेंड करता है। क्योंकि आजकल एजुकेशन काफी महंगी हो गई है, इसलिए आपको इसके लिए पहले से ही प्लान कर लेना चाहिए। आपको ट्यूशन और जरूरत की चीजों के खर्चे के बारे में भी सोचना होगा। अपने रहने और खाने के खर्चे को भी ध्यान में रखिएगा। कई बार गवर्नमेंट बच्चों को एजुकेशन की तरफ मोटिवेट करने के लिए अलग अलग प्लान्स ऑफर करती है। कभी कभी ये प्लान टैक्स फ्री भी होते हैं, तो एक एजुकेशन प्लान आपको काफी पैसे बचा सकता है। एजुकेशन पाने का दूसरा तरीका है स्टूडेंट लोन लेना। आप किसी बैंक या क्रेडिट यूनियन से पैसा लोन ले सकते हैं, लेकिन ऐसे लोन पर काफी हाई इंटरेस्ट रेट होते हैं। ऊपर से अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए या आप मर भी गए तो भी ऐसे लोन से आपका पीछा नहीं छूटेगा। ऐसे प्राइवेट लोन प्लान्स लेने से पहले 10 बार सोचिए। और इसी के साथ अगला चैप्टर है द इकोनॉमिक्स ऑफ होम ओनरशिप। यानी कि स्टडीज बताती है कि अमेरिकन सबसे ज्यादा पैसा घर खरीदने में लगाते हैं, चाहे वो अमेरिकन हो या कोई और भी इंसान। भाई अपना घर सभी लेना चाहते हैं, है ना? लेकिन आपके पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए घर एक सही इन्वेस्टमेंट नहीं है। घर खरीदना बहुत ज्यादा महंगा होता है। घर को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बनाने के लिए आपको ये समझ होनी चाहिए कि मॉर्गेज कैसे काम करता है, टैक्स कैसे भरे और अपने घर को पैसे का जरिया कैसे बनाया जा सकता है। याद रखिए कि रेंट पर घर लेने से कहीं बेहतर होता है घर खरीदना। तो आपको घर लेने का फैसला एग्जैक्टली कब करना चाहिए? अगर जॉब के सिलसिले में आपको आए दिन ट्रैवल करना पड़ता है तो ये टाइम शायद आपके लिए घर खरीदने के लिए ठीक नहीं होगा। जैसे कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएट होकर के एक नई जॉब कर रहे हैं, तो आमतौर पर जब आप इंटर्न होते हैं तो आपकी लोकेशन चेंज होती रहती है, क्योंकि आप एक ही कंपनी में काम नहीं करते। कभी कभी एक कंपनी में सेटल होने के बाद भी आपको काम के सिलसिले में अक्सर ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक जगह 6 महीने से ज्यादा रहने का प्लान कर रहे हैं तो आपको घर खरीदने में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। अब घर लेते समय लोग महंगी चीजों पर खास नजर रखते हैं, जैसे कि फायर प्लेस या कुछ और। कभी कभी इन चीजों को नजरअंदाज करना ही सही है। ये चीजें सिर्फ आपके घर की कॉस्ट को बढ़ाएंगी और ज्यादातर केसेस में ये किसी भी काम की नहीं होती। तो अगर आप पूरे दिन काम पर होते हैं तो आपका घर सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल होगा। इसलिए जिस जरूरत के लिए आप घर ले रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। जैसे कि ऐसा घर चुनिए जिसमें एक से ज्यादा बाथरूम हो या पीछे की ओर गार्डन या थोड़ी जगह हो। घर के लिए अच्छी लोकेशन ढूंढने से पहले आपको पहली पेमेंट के लिए पैसे सेव करना जरूरी है। घर खरीदने के लिए आप पैसा लोन भी ले सकते हैं। अक्सर घर खरीदते समय 10% पैसा तुरंत देने के लिए कहा जाता है। तो अगर आपके पास ये 10% पैसा नहीं है तो आप अपने फैमिली मेंबर या किसी दोस्त से हेल्प ले सकते हैं। कभी कभी अपने सपनों का घर खरीदने में पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं। घर खरीदना कपड़े खरीदने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको लोगों से एडवाइस लेनी चाहिए और समझना होगा कि मॉर्गेज कैसे काम करता है। अगर आप टाइम निकाल के अपने ऑप्शंस को सही तरीके से कंपेयर नहीं करेंगे तो आपको धोखे से महंगा घर भी बेचा जा सकता है। मॉर्गेज कंपनीज के रिव्यूज को चेक करने के लिए आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। अगर आप सही तरीके से स्टडी करेंगे तो हो सकता है कि आप वही घर कम प्राइस पर भी खरीद पाए। वैसे एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप घर खरीदते हैं तो उसके लिए आपको 1% टैक्स भरना पड़ता है। जब आप रेंट पर रहते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। इसकी जिम्मेदारी उस घर के मालिक की होती है। लेकिन जब आप अपने घर में रहते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है।
अब जब आप ये जान ही गए हैं कि घर लेना कोई मजाक नहीं है, तो शायद आप रेंट पर घर लेने के बारे में जरूर से सोच रहे होंगे। लेकिन अपने घर के क्या क्या फायदे होते हैं ये सोचिए। अगर आप रेंट पर घर लेते हैं तो ओनर की परमिशन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने घर में जो चाहे जैसे चाहे बदलाव कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी रोक टोक के। अपने घर में रहने से आपको आजादी, कंट्रोल और शांति महसूस होती है। तो ये हमने घर के बारे में बात की, जो कि आपको सोच समझ के डिसाइड करना है। अगला चैप्टर है सेविंग फॉर रिटायरमेंट। आपके रिटायरमेंट का मतलब क्या है? ज्यादातर लोगों के लिए रिटायरमेंट का मतलब होता है बिना पैसे की चिंता किए दुनिया घूमना और जिंदगी का आनंद उठाना। तो आप इस चैप्टर में रिटायरमेंट का असली मतलब जानेंगे और ये समझेंगे कि आपको क्यों और किस एज में रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। आप ये भी जान पाएंगे कि अपने फ्यूचर में एक सुकून की जिंदगी जीने के लिए आपको कितने पैसों की जरूरत होगी। रिटायरमेंट का सही मतलब जानने के लिए आप पहले तो ये जानिए कि आप उसके लिए प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप सही अमाउंट सेव करें और अच्छी डील्स में इन्वेस्ट करें तो आपका रिटायरमेंट बड़े ही मजे से गुजरेगा। लेकिन अगर आपने फ्यूचर के लिए सेव नहीं किया और अपने पैसों को गलत इन्वेस्टमेंट में गंवा दिया तो रिटायरमेंट का मतलब आपके लिए बदल भी सकता है। एक रिटायरमेंट प्लान बनाने के लिए सबसे पहला काम तो ये जानना है कि आपको आखिर रिटायरमेंट के बाद साल में कितने पैसे चाहिए होंगे। उस कॉस्ट के बारे में सोचिए जिसे आप अभी पे कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में पे करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे कि अगर आप अभी मॉर्गेज के लिए 10% पे कर रहे हैं तो जब तक आप रिटायर होंगे तब तक आप अपना मॉर्गेज पे कर चुके होंगे। अगर अभी आप अपनी इनकम का 10% मॉर्गेज में दे देते हैं तो फ्यूचर में ये 10% बचने लगेंगे। ऐसा दूसरा खर्चा जो आप अभी पे कर रहे हैं और आपके फ्यूचर में नहीं होगा, वो है आपके ऑफिस जाने का खर्चा। एक बार रिटायर होने के बाद आपके ट्रांसपोर्ट के पैसे बचेंगे। बच्चों की परवरिश एक और मामला है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। शायद अभी आप उनकी एजुकेशन और रहने का खर्चा दे रहे होंगे, लेकिन फ्यूचर में आपके बच्चे खुद ही अपने लिए कमा रहे होंगे और उनके लिए आप जिम्मेदार नहीं होंगे। लेकिन आपके रिटायरमेंट के बाद कुछ नए खर्चे भी आ सकते हैं, जैसे आप घूमना चाहते हैं। घूमना महंगा होता है और अगर आप बहुत सारी जगह घूमना चाहते हैं तो रिटायरमेंट प्लान में आपको इसे जोड़ना ही होगा। अपने ट्रैवलिंग सपनों के लिए सेव कीजिए। दूसरी बात जिस पर आपको ध्यान देना है वो है हेल्थ केयर, यानी कि आपकी हेल्थ। अभी आप जवान और स्वस्थ हैं तो आपको अपना ख्याल रखने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन आप फ्यूचर में बीमार पड़ सकते हैं और उस समय आपको कंसल्टेशन फीस और दवाइयों पर ज्यादा खर्चा करना होगा। इसलिए आपको हेल्थ केयर के लिए पैसा बचाना चाहिए। अगर आप एक इन्वेस्टर है और रिटायरमेंट के लिए अब भी अपनी करंट इनकम से सेव नहीं कर पाते तो 4% रूल को फॉलो करें। अगर आप अपनी हर इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट से 4% सेव करेंगे तो ये पक्का है कि आप अपने रिटायरमेंट के लिए काफी पैसा इकट्ठा कर पाएंगे। तो अब जब आप वो सारे जरूरी पॉइंट समझ गए हैं जो रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए जरूरी है, तो एक पेन और पेपर उठाइए, अपनी करंट इनकम और अपने फ्यूचर एक्सपेंसेस यानी खर्चों के बारे में सोचिए। रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने कितने पैसों की जरूरत होगी। अपने रिटायरमेंट के बाद जैसी लाइफ आप चाहते हैं उसे बनाने के लिए एक प्लान बनाइए। रिटायरमेंट एक आशीर्वाद हो सकता है और एक श्राप भी। ये सब आपके अभी के एक्शन पर डिपेंड करता है। समझदारी से सोचिए और प्लान कीजिए। इसी के साथ अगला चैप्टर, पुटिंग योर फाइनेंशियल प्लान टुगेदर, यानी कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को पाने के लिए आपका फाइनेंशियल प्लानिंग करना जरूरी है। जैसे कि अगर आप 65 की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं और अभी से अपने फाइनेंस की प्लानिंग करना शुरू करते हैं, तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। तो किसी भी प्लान को बनाने से पहले अपनी करंट सिचुएशन को जानना जरूरी है। अपने फाइनेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद आपके पास 3 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सबसे पहले आपको एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी है। एक पेपर पर अपने सारे इनकम के रिसोर्स लिखिए, जैसे आपके इन्वेस्टमेंट, लिक्विड एसेट और सैलरी। फिर अपने खर्चे लिखिए। आपको पता लगेगा कि खर्चे 2 तरीके के होते हैं, इलेक्ट्रिक बिल, मॉर्गेज और कार लोन जैसे फिक्स्ड खर्चे जो हर महीने होते हैं। दूसरे होते हैं वेरिएबल खर्चे, जैसे कपड़े, खाना और घूमना, जो हर महीने बदलते रहते हैं। तो एक रियलिस्टिक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको पिछले 2 से 3 महीने के बिल्स चेक करने होंगे। इससे आपको ये पता लगेगा कि आप हर महीने कितना कमाते हैं और कितना खर्चा करते हैं। अगला कदम होगा कि आप अपने खर्चे अपनी इनकम से माइनस कीजिए। अगर आपके पास हर महीने एक्स्ट्रा पैसे बच जाते हैं तो वो पैसा आपके सेविंग अकाउंट्स में जाता है। लेकिन अगर आपकी इनकम आपके खर्चों को कवर नहीं कर पा रही है तो ये समझ लीजिए कि आप पैसा उधार ले रहे हैं। एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से आप अच्छे से समझ पाते हैं कि क्या आप अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए जितनी सेविंग्स आपको करनी चाहिए उतनी कर भी रहे हैं या नहीं। इससे आपको ये भी पता चलता है कि वो कौन से खर्चे हैं जो आप कम कर सकते हैं ताकि आप अपना लोन चुका पाए या ज्यादा पैसे बचा पाए। जैसे कि अगर आप ट्रैवल करने या शॉपिंग करने में बहुत पैसा खर्च करते हैं तो आपको इन वेरिएबल खर्चों को कम करके ज्यादा सेव करना चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट होगा आपका बजट। बजट अगले महीने के खर्चे की एक सीमा है जो आपको मेंटेन करनी है। एक बजट लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। आपके गोल्स आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकते हैं। जैसे कि आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं, जैसे अपने घर के लिए पे करना, एक वेकेशन के लिए सेव करना या क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाना। लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरा होने में सालों लग सकते हैं। अपने फाइनेंशियल गोल्स को पाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी आदतें बदल लें, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए मुश्किल होगा। जैसे कि अगर आप बहुत शॉपिंग करते हैं तो क्या आप इसे एक झटके से बंद कर सकते हैं? इसके बजाय आप अपने क्रेडिट कार्ड या कैश की एक लिमिट बना लीजिए। अपनी सेविंग्स अकाउंट में ज्यादा पैसा डालने के लिए आप कम खर्चा करेंगे। तीसरा और फाइनल स्टेप होगा बैलेंस शीट बनाना। ये शीट आपको बताएगी कि आपके खर्चों के बाद आपके पास कितना पैसा बचेगा।
सबसे पहले तो अपने एसेट्स यानी कि लिक्विड और इन्वेस्टमेंट्स दोनों को लिखिए, फिर अपनी लाइबिलिटीज लिखिए। ये आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस यानी खर्चे हैं। अपने सारे एसेट्स लिखने के बाद इसका टोटल आपको आपकी अर्निंग बताएगा। अब अपने खर्चों को इसमें से हटा दीजिए और जो भी बचेगा वो है आपका नेटवर्थ। नेटवर्थ आपको जानने में हेल्प करेगा कि आप अपने फाइनेंशियल गोल के करीब जा भी रहे हैं या नहीं। अगर आप अपना फाइनेंशियल प्लान खुद नहीं बना सकते तो आप किसी से हेल्प ले सकते हैं। एक फाइनेंशियल प्लानर आपको बेहतर रिजल्ट पाने में हेल्प कर सकता है। बहुत से एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स भी गलती कर बैठते हैं और गलत कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अगर आप अपना पैसा खोना नहीं चाहते हैं तो एक फाइनेंशियल प्लानर की मदद लीजिए।